अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, अफगानिस्तान में खाना जंगी की आग में शिद्दत बढ़ती जा रही है। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के मजीद 3 सूबाई दल हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस वक्त अफगान तालिबान अफगानिस्तान के 85% रकबे पर काबिज हो चुके हैं और जैसे जैसे हालात अफगान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, वैसे वैसे अशरफ गनी हुकूमत के पाकिस्तान पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात में शिद्दत आ रही है। आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जहां अफगान हुकूमत के इल्जामात का जवाब दिया, वहीं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मामला भी दुनिया के सामने रखा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी के मंसूबों को बेनकाब किया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे, जरा ये सुन लीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और हमेशा की तरह अदील वड़ाइट साहब तजज़िया और आज नाज़रीन काबुल से हमें लाइव ज्वाइन करेंगे जर्नलिस्ट हैं अनस मलिक साहब भी। अदील, मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। अदील, मुझे बताइएगा, जहां पर एक तरफ अफगान तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान पर बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद मन घड़त और झूठे इल्जामात लगाने में भी शिद्दत आ रही है। मुझे बताइएगा कि अफगान हुकूमत का आखिर मसला क्या है जो पाकिस्तान पर इस तरह के अटैक कर रही है? देखें, हमारी जो इस वक्त अफगान हुकूमत है, ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, ये आपको मालूम है, सबको मालूम है। जो अशरफ गनी साहब हैं, ये तो अफगानिस्तान के किसी एक ज़िले में भी जो जलसा करने के काबिल नहीं है, उनकी कोई वहाँ पर कोई पॉलिटिकल रूट्स नहीं है और ये इंपोर्ट किए गए लोग हैं। और अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, इसमें बैठे हुए लोग जो हैं, कोई इनमें से कैनेडियन नेशनल है, कोई इसमें यूके का नेशनल है, कोई इसमें अमेरिकी नेशनल है। ख़ुद अशरफ गनी साहब जो हैं, इनकी जो नेशनलिटी के हवाले से दुनिया को मालूम है। तो ये बेसिकली किसके कहने पे खेल रहे हैं, ये अब वाजे हो चुका है। ये अमेरिका के कहने पर, भारत के कहने पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक प्री प्लान्ड ये मंसूबा है और इसमें मकसद, अच्छा देखें, जो उनके अंदरूनी मामलात हैं वो तो उनके कंट्रोल में है ही नहीं है ना, लेकिन अब ज़ाहिर है हुकूमत चलाने के लिए इनको सालाना 7-8 अरब डॉलर्स की जो ज़रूरत है वो कौन दे रहा है? एक तो जो इसका जो 60% हिस्सा है उनके जो उस मुल्क के जो इनकम है वो डोनेशंस पे चल रहा है, वो कौन से ममालिक दे रहे हैं, तो ये उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। तो अब ये जो सोचे समझे मंसूबे के तहत एक जानिब टारगेट करके पाकिस्तान को दुनिया में खुदा न खास्ता बदनाम करने का एक जानिब मंसूबा है और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर होने वाले जितने भी दहशतगर्दी के जो रिसेंट जो हुए हैं जो वाकयात, उनके ताने बाने कहां से जाके मिल रहे हैं? वो जो लाहौर वाला जोरटोन वाले की बात कर लें, दासू जो वहां पर हमला हुआ उसकी बात कर लें, तो ये ताने बाने भी अफगानिस्तान, फिर वहां अफगानिस्तान पे जब जाकर कड़ियां मिलती हैं तो भारत भी जाकर निकलता है। तो ये एक नेक्सस है इनका। अब देखें, दुनिया को पाकिस्तान इस हवाले से इन्हें एक्सपोज करने के हवाले से भी ये जो अफगान हुकूमत कर रही है और दुनिया को हकीकत बताने के हवाले से भी अब जो तैयारियां की जा रही हैं, जो अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के जो वज़राए खारजा का जो इजलास है, ये बहुत अहम इजलास होगा क्योंकि तमाम हमसाए परेशान है। अफगानिस्तान के जो अतराफ में जो तमाम ममालिक हैं वो परेशान है कि बनेगा क्या, क्योंकि खाना जंगी होती है तो तमाम इफेक्ट होंगे। तो उसमें अब इनको ये जो इजलास की तैयारियां हो रही हैं, वह इन ममालिक को बताया जाएगा, ना सिर्फ कंसेंसस पैदा किया जाएगा कि अफगानिस्तान को खाना जंगी से कैसे बचाना है, बल्कि उन्हें सूरत हाल से आगाह भी किया जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है, हम इफेक्ट हो रहे हैं। ये दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हम वहां पर भेज रहे हैं ये तालिबान की पॉलिटिकल क़यादत कहां बैठी है? तालिबान की पॉलिटिकल क़यादत जो है वो दोहा में बैठी हुई है, वहां जाकर अमेरिकी इनसे निगोशिएट करते रहे हैं। ये तालिबान की क़यादत अमेरिका में जाकर बातचीत करती है। लेकिन अच्छा, फिर ये कहते हैं मिलिट्री क़यादत। अब मुझे ये बताएं कि जो मिलिट्री क़यादत है, एक तो वो वहां पर वो लड़ रहे हैं, यहां पर अब बाढ़ लग चुकी है, तब्दील हो गए हैं खित्ते के डायनामिक्स, बायोमेट्रिक सिस्टम आ चुका है। अब जो सरहद है वो क्रॉस करके यहां आना पहले जैसा नहीं रहा, फेंसिंग की वजह से। वीजे की जो शर्त है, कड़ी शर्त है, ये आ चुकी है। तो इसमें उनके जो तमाम इल्जामात हैं वो है ही बेबुनियाद, लेकिन ये बाकायदा बड़ा जो डिजाइन है उसके तहत
ये पाकिस्तान को दो फ्रंट्स पे टारगेट करने की इनकी जो कोशिश है, पाकिस्तान इसके हवाले से एक अमली बहरहाल बना चुका है, बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया। मैकेनिज्म भी मौजूद है। इस हवाले से आज वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी बता रहे थे उनके साथ बातचीत के लिए एक सफारती मैकेनिज्म मौजूद है, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। अनस मलिक हमारे साथ नाज़रीन लाइव फ्रॉम काबुल इस वक्त मौजूद हैं। अनस, मुझे ये बताइएगा कि अब क्या सिचुएशन है काबुल की, क्योंकि मजीद 3 और सूबाई हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है तालिबान ने, और अब ये कहा जा रहा है तकरीबन अफगानिस्तान का 85% रकबा अफगानिस्तान में जो है वो अफगान के कंट्रोल में, अफगान तालिबान के कंट्रोल में है। आप बताइएगा इस वक्त वहां पे क्या सिचुएशन चल रही है? घंटे के अंदर तालिबान ने बल्कि 6 प्रोविंशियल कैपिटल्स पे कब्जा जमाने की। अनस की आवाज जरा कंटिन्यू कीजिएगा अनस जी। पिछले 72 घंटों के अंदर 6 प्रोविंशियल कैपिटल्स के ऊपर तालिबान ने अपना कंट्रोल जमाने के दावा किया है, और ये 6 प्रोविंशियल कैपिटल्स जो हैं उनमें से एक वेस्ट में गोया निमरोज का जो प्रोविंस है, जरंज की जो क्रॉसिंग आती है वो वेस्ट में है। बाकी 5 के 5 जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वो नॉर्थ में हैं। तालिबान का जो गलबा, जो कब्जा समझा जाता था वो साउथ में समझा जाता था। तो उन्होंने तमाम तर जो दावे थे, जो एक्सपर्ट्स थे, उनके एनालिसिस को जो है ओवरटर्न कर दिया है। हमने देखा फ्राइडे से ये रिन्यूड ऑफेंसिव लॉन्च हुआ है। उन्होंने जौजजान के अंदर शबरगान जो अब्दुल रशीद दोस्तम का होम टाउन है, पहले उसको ओवररन किया। उसके बाद कुंदोज सिटी के अंदर उन्होंने ऑफेंसिव लॉन्च किया, उसको ओवररन किया। गुज़िश्ता रोज उन्होंने ताखार में तलोकान का जो उसका कैपिटल है उसको ओवररन किया। ये सब नॉर्थ में है। फिर सरेपुल में उसको ओवररन किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले उन्होंने आइबान जो कि समंगदान का जो कैपिटल है उसको ओवररन करने का दावा किया। ये इंसर्कल कर रहे हैं वो मजार शरीफ को, और मजार शरीफ इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान के तौर पर जाना चाहता है। उज़्बेकिस्तान के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी काफी ज्यादा है। बल्ख का वो प्रोविंस कहलाता है। काबुल के हालात जो हैं वो टेंस्ड हैं। पिछले हफ्ते आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल मेरे उल्टे हाथ पर जो इलाका मौजूद है, यहाँ पे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। एक पहला धमाका दोहा डील के बाद पहली बार ऐसा हुआ। नहीं, ये आज से 1 हफ्ता पहले की बात मैं आपको कर रहा हूँ कि उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पे जनरल बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी का घर है, यहाँ से 3 किलोमीटर की मुसाफत पर। वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और उस धमाके को तालिबान ने कबूल किया। वो धमाका अपनी नौयत का पहला स्टे था, क्योंकि दोहा मुआहिदे के बाद वो पहली बार तालिबान ने इतना बड़ा धमाका किया। तो काबुल हुकूमत के जो हालात हैं कुछ ज्यादा, या काबुल के जो हालात हैं कुछ ज्यादा अमन हमें नजर नहीं आ रहा। एक टेंस माहौल जो है बिल्कुल यहाँ महसूस हो रहा है। अनस मलिक साहब, ये बताएं कि आप अभी क्या तखार से हो के आए हैं, तखार से सूबे से, वहां की क्या सूरत हाल है? आप अभी पिछले 1 हफ्ते से वहां पर मौजूद हैं। किन किन जो डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर आपने देखा है कि वहां पर क्या मनाजिर क्या है, वहां पर गलियों के, सड़कों के? देखिए, मेरा तखार अभी तक जाना नहीं हुआ, क्योंकि जो एक मोडस ऑपरेंडी तालिबान का रहा है कि वो जहां पे टेक ओवर कर रहे हैं वहां के एयरपोर्ट जो है एयरपोर्ट पर बंद हो जाते हैं। तखार के अंदर एयरपोर्ट नहीं। मजार शरीफ का जो एयरपोर्ट है वहां पर तो मेरी कोशिश जरूर है कि मैं वहां जाऊं। मेरा हिरात जरूर जाना हुआ। आज से 2 रोज कबल मैं हिरात में था। हिरात में गमसाम की लड़ाई जो है बिल्कुल जारी है। तालिबान एडवांसमेंट पे एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, और वहां पर इस्माइल खान की जो मिलिशिया है वो उनको पुश बैक कर रही है एरियल सपोर्ट के साथ। मेरा लोगर यहाँ से 2 घंटे की मुसाफत पर लोगर है, पंशेर है, लगमान है, मैदान गर्दक का जो प्रोविंस है, काबुल के एसोसिएटेड एनसर्कल्ड एरियाज जो है, मेरा उस तमाम एरियाज में जाना हुआ है जहाँ पे तालिबान का स्टेट क्लेम भी है। अनस, आपने पहले ही बताया था कि अभी काबुल के इर्द गिर्द की जो सिचुएशन है वो बेटर है, क्योंकि अभी उस तरह से काबुल के इर्द गिर्द वाली जो लोकेशन है वहां पर कंट्रोल नहीं आया अफगान तालिबान का। अब क्या सिचुएशन है, और अफगान जो फौज है उसकी क्या वहां पर अभी इस वक्त सिचुएशन है, वो किस तरह से मामलात को देख रहे हैं? तालिबान जो हैं वो हर घंटे के हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले 5 दिन में जो उनका रेट ऑफ प्रोग्रेशन रहा है वो हर घंटे के हिसाब से चेंज हो रहा है। हमने सोचा था कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने सोचा था कि पंशेर के अंदर तालिबान जो है वो कभी ऑफेंसिव लॉन्च नहीं करेंगे। कल से उन्होंने पंशेर में भी लॉन्च किया हुआ है, जो हिस्टोरिकली उनके पास रहा ही नहीं है। अहमद शाह मसूद का गढ़ था। तो काबुल के इर्द की जो अब सिक्योरिटी सूरत हाल है वो काफी खतरनाक महसूस की जा रही है। काबुल के अंदर अभी भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, लेकिन
रेफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स या आईडीपी जो हैं वो आ रहे हैं ये समझ के कि काबुल जो है वो सिक्योर है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि काबुल से हिरात का जो टिकट है वो तकरीबन $46 का है। हिरात से काबुल आने का टिकट जो है वो $114 का है। जुम्मे के रोज काबुल से हिरात जो लोग गए वो टोटल 88 लोग गए 6 फ्लाइट्स के ऊपर, लेकिन जुम्मे के रोज ही हिरात से जो काबुल लोग आए उन 6 फ्लाइट पर उनकी तादाद 2186 लोग थी। 2186 लोग जो थे वो काबुल से हिरात आए, हिरात से काबुल आए ये सोचकर के काबुल सेफ है। रिलेटिवली काबुल में एक टेम्बलेंस है, लेकिन काबुल में एक रिन्यूड वेव ऑफ वायलेंस जो है पिछले मंगल से शुरू हुआ है, जिसमें हमने दावा खान मीना पालकर किलिंग देखी, जनरल बिस्मदी के घर के बाहर ब्लास्ट देखा। अनस मलिक साहब ये बताएंगे जहां पर अफगान फौज के गिर्द घेरा तंग कर दिया है, ये बताया जा रहा है इनके बहुत से लोग जो हैं वो तो भाग भी रहे हैं, लेकिन जहां घेरा तंग कर दिया गया है और घेरे में ले रखा है तालिबान ने, ये किन इलाकों से मुतल्लिक कहा जा रहा है खासतौर पे? देखें, कुंदोज में फौज को कॉर्नर करके सरेंडर करवाया गया, ताखार के अंदर सरेंडर करवाया गया। हमने देखा कि आज ऐबान के अंदर जो समनगान का जो कैपिटल है वहां पर तालिबान का दावा है कि उनके यहाँ डिफेक्शंस हुए, जो लोकल एमपी है उन्होंने डिफेक्ट किया। डिफेक्शंस जो है वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अफगान गवर्नमेंट की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं है। तालिबान क्या, अगर मैं आपको एक छोटा सा मोडस ऑपरेंडी बताऊं, वो करते क्या है कि उन्होंने एक शहर को सराउंड किया, वहां पे पहले लड़ाई करके उसका जमीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो हर प्रोविंस एक दूसरे प्रोविंस के ऊपर डिपेंडेंट है। जब वो लैंड लॉक हो जाता है तो वो रीइंफोर्समेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब मैं आपको शेर खान बंदर की एग्जांपल देता हूं, जो कि ताजिकिस्तान के साथ ट्राइपोर्ट है। 5 दिन तक वहां पे लड़ाई जारी रही, उसके बाद वहां पर जो लोग उनका जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, तो उसके बाद तालिबान ने अनाउंसमेंट की कि देखिए आप हमारे भाई हैं, आप मुसलमान हैं, तो आपके पास जो लोग हैं उनको फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए। अनस साहब, ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खारिस नवाज साहब, इनसे पूछते हैं। ब्रिगेडियर साहब, अनस मलिक साहब तो बता रहे हैं कि हर घंटे में ऐसी पेशरफ्त हो रही है कि तालिबान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अफगान हुकूमत बेबस नजर आ रही है, उनकी फौज जो है वो नाकाम नजर आ रही है, लेकिन अफगान हुकूमत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाती जा रही है। अपनी नाकामी पाकिस्तान पर क्यों थोप रही है, सब कुछ जानते बूझते कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई अब फेवरेट नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, बात यह है कि क्या जब जिस तरीके से अमेरिकन ट्रुप्स रात की तरीके में बगराम से निकले हैं, उनको नहीं पता था कि क्या अफगानिस्तान का हाल होगा। अफगान तालिबान किस तरीके से अनट्रेंड अनप्रोफेशनल जो अफगान ट्रुप्स हैं उनको वो पामाल करें, कब्जा करने की कोशिश करें। दे न्यू इट। सेकेंड बात ये कि जो अफगान गवर्नमेंट बोल रही है, हमें बड़ी अच्छी तरह मालूम है अफगान गवर्नमेंट को ग्रुप से कौन कंट्रोल करता है, ये भी हमें मालूम है। अगर अफगान गवर्नमेंट अपने खिलाफ बात कर रहे हैं तो ये पता है कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। जनरल हमीद गुल ने एक बड़ी बात की थी 9/11 हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि 9/11 बहाना, अफगानिस्तान ठिकाना और पाकिस्तान निशाना। तो टुडे पाकिस्तान इधर एक में बड़ा क्लियर होना। सेकंड ये है कि ये बताइए कि निगोशिएट आप उस वक्त करते हैं जब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। जब अमेरिकन अफगानिस्तान में थे, उनका होल्ड था वहां पर, दैट वाज द टाइम वो अफगान तालिबान से निगोशिएट करते प्रॉपर तरीके से और एक ब्रॉड बैलेंस्ड एथनिक गवर्नमेंट बना के जाते, इक़्तिदार मुंतकिल करते और फिर ये लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर आप देखिए इस पाकिस्तान को क्या फायदा, पाकिस्तान का नुकसान है, जो अमेरिकन ने, इसराइल ने, इंडिया ने, सब ने मिलकर अफगान गवर्नमेंट प्लान किया। अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है, पीस हो जाता है, वहाँ पर प्रॉपर बन जाती है, तो पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है साउथ और सेंट्रेशन से उनको कनेक्टिविटी हो जाती है अफगानिस्तान बलोचिस्तान सीपैक से, रशिया भी आ जाता है। उसके बाद पाकिस्तान इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है जो काबल के थ्रू तो बलोचिस्तान में करते हैं वो भी खत्म हो जाती है। तालिबान अप्रोच कर सकते हैं, मीन्स हमारा सीपैक कामयाब हो जाएगा, अफगानिस्तान बलोचिस्तान में अमन हो जाएगा। ये चीज़ें उनको ठीक है। याद रखिए, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो आप पैसे अपनी मुल्क की फसाद में करेंगे, आप आई और वर्ल्ड में दीज आर द इशू।
उधर चाइना को टक्कर करना चाहते हैं, डोंट वांट कि चाइना सीपैक में आए और मिडिल ईस्ट पे सारा बिजनेस देख के और सेफ रूट से चला के साउथ चाइना सी के बिजनेस को प्रोवाइड कर ले। सो दे इज अ ग्रैंड स्ट्रेटजी। याद रखें, अमेरिका अफगानिस्तान में 250 अलकायदा लोगों को मारने नहीं आया था। दे आर ग्रैंड डिजाइन। वो अभी भी उसमें चल रहे हैं, वो यहाँ तक जाएंगे कभी भी नहीं सकेंगे, नहीं जाते कि अफगानिस्तान खराब। ठीक है हारिस साहब, यहाँ पे ना ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन यहीं से यूँ करेंगे। इतने बड़े लेवल पर तमाम चीज़ें हो रही हैं, अशरफ गनी साहब ताउन क्यों नहीं कर रहे हैं अगर वो चाहते हैं कि आम रहे उनकी कंट्री में? नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और काबुल से लाइव हमारे साथ अनस मलिक भी मौजूद है। हारिस साहब, आप पे जाने पाऊंगे, ये बताइएगा, पूरी दुनिया मान चुकी है कि तालिबान और अफगान हुकूमत अगर मफाहमत करना चाहते हैं तो हल एक ही है, बातचीत, इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो फिर अशरफ गनी साहब ताउन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन हो सकती है? देखिए मारिया, इसका मतलब बड़ा क्लियर है ना कि ना अमेरिकन चाहते हैं ना इंडिया चाहता है, और उनके बेहस पे जो है वो अशरफ गनी को इजाज़त नहीं मिल रही है। अदरवाइज अशरफ गनी को पता है कि कुछ दिन की हुकूमत है, ये भी इंडियन की अमेरिकन की तरह रात की तारीकी में एक दिन काबुल छोड़ के चले जाएंगे। ये नो प्लेस इन पाकिस्तान। सो ये वजूहत हैं। सेकेंड ये कि कौन नहीं, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कहा कि हम सबसे ज़्यादा मुल्क जो अमन चाहता है अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान पूरी कोशिश भी कर रहा है। बात यह कि पाकिस्तान की कोशिश को कौन कामयाब नहीं हो रहा। यूनाइटेड नेशन में इजलास में जब मीटिंग होती है काबुल के ऊपर, तो जो एक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान, उसको इजाजत नहीं दी कि वहाँ आए वो बोल सके। इससे आप अंदाजा लगाएं क्या इंडिया की मर्जी थी या अमेरिका की मर्जी थी, इसको भी क्लियर है। देखिए कुछ टर्म चीजों में हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान में वो अमन नहीं चाहते, पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की वो नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी की लपेट में रखना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है। उसके लिए वो इंडिया की प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। इंडिया आगे रॉ के साथ, दाइश के साथ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में मिल के वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते हैं। बलोचिस्तान में प्रॉब्लम करना चाहते हैं कि बलोचिस्तान में अमन ना हो। बलोचिस्तान में अमन नहीं होगा तो ज़ाहिर है सीपैक नहीं बनेगा। फिर उसके बाद वहाँ से उज़्बेक जो एक वो है उज़्बेक इस्लामिक तहरीक जो उरीजगढ़ के चाइनीज मुसलमानों के लिए वहाँ चाइना को थ्रेट किया हुआ है। ये वजूहत हैं। चाइना को इस्लामिक तरक्की नहीं, यहाँ से नहीं जाना देना चाहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। हमने पूरी फेंसिंग कर ली, 98% पूरे वन लाइन के ऊपर हमने फेंसिंग कर दी है। हमने वहाँ पर किले बना दिए हैं, वहाँ हमने गेट लगा दिए हैं, हमने मॉनिटरिंग कर दी है, वहाँ में प्रॉपर हमने बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल कर दी है। व्हाट एल्स वी कैन डू। अफगानिस्तान की तरफ से आगे लोग यहाँ पर हमारे लोगों को मारते भी हैं। अभी वो कोशिशें कर रहे हैं। अभी आपके सामने अमेरिकन ने कहा कि हमारे अफगान लोगों को पाकिस्तान और ईरान सरहदें खोल दे, तुर्की भी खोल दे और वहाँ पर आ जाएं, ताकि उनकी ये वो है इंडियन अमेरिकन के साथ जो अफगान कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इनके साथ वहाँ काम करते रहे। अब उनकी जान को खतरा है। अमेरिका बजाय कि जहाज मंगवाओ उनको अमेरिका ले जाओ, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में आ जाए ताकि उसके साथ उसकी गाप में वहाँ पर जो है अफगान वो दूसरे लोग भी आ जाएं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ जाएं, हमें इंडियन एजेंट्स आ जाएं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर लें। हम उनको कैसे इजाजत करें? ये बदनीयत ही है। इसको हमें समझना चाहिए कि इसमें कौन शरीक है, क्या इंटरेस्ट है। दुनिया को क्या नजर नहीं आता कि अफगानिस्तान अगर स्टेबल नहीं है तो प्रॉक्सीज जो हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगी वो तो किसी इनस्टेबल मुल्क में ही बन सकती हैं ना। अगर वो स्टेबल है तो प्रॉक्सीज, ये भारत जिस तरह ऑपरेट करता है तो ये नहीं हो सकेगा। हम तो चाहते हैं स्टेबल अफगानिस्तान। फिर ये नहीं दुनिया को नजर आ रहा कि सी पैक को कितना बड़ा फायदा है। ये रास्ते यहां से गुजर के जब जाएंगे यहां से रसाई मिलेगी। तो दुनिया क्या ये जानते बूझते हुए आंखें बंद किए हुए है, मगरबी ममालिक जानते बूझते हुए आंखें बंद किए हुए हैं, या जो बड़ी तादाद में ममालिक जो हैं इस ये जो बड़ा प्लान है, ये डिजाइन है, उसका हिस्सा खुद बने हुए हैं। और अफगानिस्तान तो वो बात कह रहा है जो खुद भारत में नहीं कह सकता, वो इससे कहलवाता है। तो ये आपको एक बड़ा डिजाइन लग रहा है। यही तो डिजाइन है कि अफगानिस्तान में टर्बुलेंस रखें, सिविल वॉर रखें, खाना जंगी रखें, लड़ाई झगड़ा रखें,
अफगानिस्तान में लड़ाई झगड़ा होगा, ना सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी मिलेगी पाकिस्तान के थ्रू सीपैक में, ना रशिया आ सकेगा, चाइना का सीपैक मनसूबा भी डिले होगा। चाइना को जो थ्रेट है साउथ चाइना सी की तरफ से, देखें वहां से वो साउथ अरेबियन सी में आते हैं, इंडियन ओशन में आते हैं, फिर साउथ चाइना सी में आते हैं, फिर मलाक्का स्टेट में आते हैं, फिर चाइना जाते हैं। ये लॉन्ग रूट जो उनको इनसिक्योर 60 दिन लगते हैं। इधर से काशगर से लेके गवादर में उनको 8 दिन में वो पूरा अपने कॉन्वॉय लेके गवादर पोर्ट पहुंच जाते हैं। सोचें कितना बड़ा फायदा। पाकिस्तान को कितनी रॉयल्टी और कितनी डेवलपमेंट है जो होनी है, ये नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान का टारगेट, वी मस्ट अंडरस्टैंड, अनस्टेबल अफगानिस्तान मीन अनस्टेबल पाकिस्तान एंड दैट इज व्हाट दे वांटेड। क्या अमेरिकन को नहीं पता वो क्यों गए छोड़ के रात की तरीके में? उन्होंने क्यों पहले स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनाई? अशरफ गनी की मजाल है कि अमेरिकन की मर्जी के बाद एक लफ्ज ही बोले। अगर वो पाकिस्तान को भी ताउन करना पड़ेगा तो ही सिचुएशन आगे बढ़ पाएगी। एक साइड से बातचीत से चीजें नहीं निकलती हैं। अनस, आप भी जाने पाऊंगे, आप जो कि काबुल में मौजूद हैं, मुझे ये बताएगा कि इक्तदार और ताकत के मराकज पर कौन काबिज होने जा रहा है? देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कहना थोड़ा सा डाइसी है, बिकॉज अशरफ गनी जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर बिल्कुल फर्म नजर आते हैं। लेकिन आज जो फॉर्मर मुजाहिदीन के जो लीडर्स हैं, जिसमें जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, अनस साहब आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है, थोड़ा माइक आगे कर ले अनस। आप मेरी आवाज आ रही है? अनस ये बताइए, मारिया ये पूछ रही है कि जो इक्तदार के ऐवानों पर किसकी हुकूमत कायम होने जा रही है, क्या नजर क्या आ रहा है आपको? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कहना थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, बिकॉज इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर है वो अशरफ गनी के ऊपर काफी ज्यादा है कि वो स्टेप डाउन करें। अनस की ऑडियो का थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये ठीक कीजिएगा। मैं हारिस साहब आपको जाने पाऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि 6 अगस्त को सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान से मुतालिक बातचीत होती है, ब्रीफिंग दी जाती है, पाकिस्तान को उस इजलास में शिरकत का मौका नहीं दिया जाता। आपको क्या वजह लग रही है? क्या ये हमारी नाकामी है? ऑडियो चेक। हेलो हारिस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yeah, I can hear you loud and clear. Yes. सर, मैंने आपसे सवाल किया था, मुझे बताइएगा जो 6 अगस्त को सिक्योरिटी काउंसिल में अफगानिस्तान से मुतालिक जो इजलास हुआ है उसमें अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है, लेकिन पाकिस्तान को उसमें शिरकत की इजाजत नहीं दी गई है। क्या आपको लगता है ये हमारी नाकामी है, पाकिस्तान को इजाजत ना मिलना? पाकिस्तान की नाकामी है और सबसे बड़ी नाकामी है जो हमारे यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम साहब, उनकी नाकामी है। प्रॉब्लम ये कि वहां जाके ये सारे अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बेनिफिट में लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, क्या उनको किसी ने अप्रोच किया है? आप अगर उनको बताएं कि पाकिस्तान का वहां पर इजलास में होना क्यों जरूरी है, अगर इनफॉर्मल मीटिंग में इनको ब्रीफ किया जाता तो डेफिनेटली, क्योंकि चाहे भी अमेरिकन इंडियन प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन ये यूएन में टेम्पररी, स्टिल ही कांट डू इट। और फिर ये अमेरिकन मर्जी से हुआ है। अमेरिकन अगर चाहते तो कभी हो सकता है कि पाकिस्तान को इजाजत ना मिले। मीन दे वांट टू आइसोलेट पाकिस्तान पे ब्लेम डालना चाहते हैं। अमेरिका ने हमेशा अपनी नाकामियों का पाकिस्तान पे ब्लेम डाला है, चाहे वो वहां पर दहशतगर्दी हो, तालिबान से शिकस्त हो, इनके नुकसान हो, जानी नुकसान हो, हमेशा अनस हमारे साथ लाइन पे वापस आ चुके हैं। अनस, मुझे बताइएगा, आपसे सवाल किया था कि इक्तदार और ताकत के मराकज पर कौन काबिज होने जा रहा है, क्या आपको लग रहा है? आप चूंकि काबुल में मौजूद है, क्या आपको दिख रहा है? इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेसिडेंट अशरफ गनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो स्टेप डाउन करें और एक टेम्परेरी गवर्नमेंट या ट्रांजिट गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट के लिए वे फॉरवर्ड करें। लेकिन अशरफ गनी जो है वो अपने स्टांस पे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। आज अब से कुछ घंटा कबल उनकी जो अफगान मुजाहिदीन के जो रहनुमा थे, जो कि रेजिस्टेंस जिन्होंने लीड की थी पहले रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट, फिर तालिबान के अगेंस्ट, उनसे मुलाकात हुई जिसमें मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम थे, जो हजारा कम्युनिटी के लोग थे वो मौजूद थे, साथ साथ सलीम मौजूद थे, डिफरेंट जो वॉर लॉर्ड्स जो थे वो मौजूद थे और उनको वो अपराइजिंग मिलिशिया का नाम दे रहे हैं। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि अशरफ गनी ये चाहते हैं कि वो आखिर वक्त तक ना छोड़े और खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो कि हम देखें कि इट इज अ रिपीट ऑफ व्हाट हैपेंड जो प्रेसिडेंट नजीब का जो टाइम था कि जी खाना जंगी की सूरत हाल थी। तो लग तो ऐसा रहा है कि कंट्री को उस तरफ धकेला जा रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी
का बहुत प्रेशर है प्रेसिडेंट गनी के ऊपर कि वो स्टेप डाउन करें, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। तो इस टाइम के ऊपर तालिबान का ये मानना है कि जी हम बात कर रहे हैं, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हम एक वक्त तक बात करेंगे। मैं कुछ अरसा कबल दोहा में था, मेरी कुछ तालिबान की जो वहां पे जो B-52 तैयारे हैं ये कहां से उड़ान भर रहे हैं? तो अमेरिका तो अभी भी पूरी आबोताब के साथ अपने जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बना रहा है। देखें, पूरी आबोताब के साथ निशाना नहीं बना रहा। आज अमरीकी हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी, कुछ अमरीकी एहलकारों ने ये बात क्लैरिफाई की कि हमने अफगान हुकूमत का हाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन हम उस वक्त एक्ट करते हैं जब अफगान हुकूमत हमें कहती है। उन्होंने 4 शहर ऐसे बताए जिसमें हिरात सिटी, कंदाहार सिटी, लश्करगाह जो हेलमंद है, और साथ ही साथ शबरगान जो जौसजान, जहाँ पे सैटरडे को टेक ओवर हुआ। सैटरडे को ही B-52 बॉम्बर्स ने डिएगो गार्शिया और जो कतर का जो बेस है वहां से उड़ान भरी और फिर वो उन्होंने बॉम्बिंग की। अभी अगर मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे जहाज की आवाज बड़ी क्लियरली आ रही है, लेकिन बहुत हाइट के ऊपर है तो मैं उसको नेचुरली देख नहीं सकता। लेकिन हम टाइम एंड अगेन देखते हैं कि जी जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर्स, चिनूक्स जो हैं वो यहाँ पे परवाज करते हैं। कुछ का ये मानना है कि जी वो काबुल एयरपोर्ट से करते हैं, लेकिन अब क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि वो काबुल एयरपोर्ट से नहीं बल्कि काबुल से बाहर, अफगानिस्तान से भी बाहर, खित्ते से बाहर जो उनके बेसिस हैं वहां से फ्लाई करते हैं और फिर वो दूसरे ममालिक से होते हुए अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं और फिर वो जो जगह जहां बताई जाती है वहां बॉम्बिंग करते हैं। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि अमेरिका ने अपने कुछ फुट सोल्जर्स जो USSF है, US स्पेशल फोर्सेस, उनको कोऑर्डिनेशन के लिए कंदहार भेजा है ताकि वो एयर स्ट्राइक्स को कोऑर्डिनेट कर सकें। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप है क्योंकि पहले अमेरिका जो है एयर स्ट्राइक्स के लिए सिर्फ अफगान गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेट्स पर रिलाई कर रहा था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इन शॉर्ट इस वक्त काबुल में जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा टेंस्ड है। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। हारिस साहब, आपको जाने पाऊंगी, मुझे ये बताइएगा ये जो जितनी भी सिचुएशन है हो रही है इसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं विक्टिम पाकिस्तान बन रहा है। यहाँ पर बदअमनी फैलाने वाले अनासर बढ़ रहे हैं, हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं? पहले मारिया एक बताएं कि जब वहां पर 51 कंट्रीज के ट्रुप्स थे लाखों की तादाद में, उस वक्त तो ये अफगानिस्तान को, अफगान तालिबान को कंट्रोल कर नहीं सके। अब जब भी यहाँ से जा चुके हैं, इनके पास वहां पर थोड़े से ट्रुप्स और फिर बाहर से बॉम्बिंग कर रहे हैं, क्या ये अफगान तालिबान को कंट्रोल कर सकते हैं? और जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, जो मुआहदे में था कि अफगान तालिबान अमेरिकन ट्रुप्स को टच नहीं करेंगे और अमेरिकन ट्रुप्स तालिबान को नहीं करेंगे, वो भी उन्होंने मुआहदा तोड़ दिया। अगर अफगान तालिबान के ऊपर ये बम्बार्डमेंट करे, मीन के दे आर एग्रेवेटिंग द सिचुएशन, दे आर सपोर्टिंग ओपनली टू अफगान गवर्नमेंट, और इंडिया उनके साथ भी लगा है। नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस के पूरे एरिया पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। बात यह है कि दे डोंट वांट पीस इन अफगानिस्तान। उनको यहाँ पर जितनी लड़ाई झगड़ा होगा उतना पाकिस्तान अनस्टेबल होगा। पाकिस्तान इज अ टारगेट, पाकिस्तान के न्यूक्लियर टारगेट्स हैं, पाकिस्तान की CPAC टारगेट है, बलोचिस्तान टारगेट है, ये उनके अज़ाइम हैं। वी शुड बी वेरी क्लियर। एर्दोगन अफगानिस्तान में ट्रबल्ड है, ईरान में भी हालात ही खराब होंगे क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री को तजारत भी नहीं कर सकती। इधर चाइना जो है वो भी उसका CPAC मनसूबा डिले हो जाएगा। उनको उइगर के मुसलमानों की तरफ जो एक ये उज़्बेक इस्लामिक तंजीम है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो सारा जो डिज़ाइन है वो अफगानिस्तान को लड़ाई झगड़े का इसलिए बनाया गया कि ये अफगानिस्तान अनस्टेबल रहे और पाकिस्तान अनस्टेबल रहे। पाकिस्तान इज अ पार्टनर इन पीस, Pakistan will remain facilitator for negotiation, but Pakistan will not become part of any लड़ाई झगड़ा। ये हमें बड़ा क्लियर पाकिस्तान का स्टांस है। ये पाकिस्तान का स्टांस भी है। और आज वजीर महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा अफगान हुकूमत को ब्लेम गेम से बाज रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया बगीर हारिस नवाज साहब, आपने प्रोग्राम का टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे, एक्सक्लूसिव स्टोरी है अदील के पास, आपसे शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार हो गई है और वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। अब आगे क्या होने जा रहा है, ऑपोजिशन कैसा रिएक्ट करेगी, इस पे ब्रेक के बाद से बात करेंगे। साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बहुत अरसे से एक बहस जारी थी कि आया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, फिर उसको अपोजिशन एक्सेप्ट करेगी या नहीं एक्सेप्ट करेगी। नाज़रीन, फाइनली पार्लियामेंट में इस मशीन को बनाकर रख दिया गया है, जिसका कल डेमो भी दिया जाएगा। अदील, आपसे सवाल ये करूंगी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि जो वोटिंग मशीन की टेस्टिंग में पार्लियामान और अपोजिशन की राय शामिल नहीं है, ये क्या मामला है? देखिए मारिया, एक तो हुकूमत के लिए चैलेंज है अपोजिशन को मनाना, लेकिन आप के प्रोग्राम के रन डाउन में ये आए रोज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग मशीन का शामिल होना, मुझे लगता है कि शायद आपका प्रोग्राम देख के ही कोई मान जाए, क्योंकि जितना आप बात करती हैं इस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो बिलाखिर तैयार हो गई है, बड़ा संग मील अबूर हुआ है। और ये पार्लियामान में आज जो एंट्रेंस है गेट नंबर 1 पर, वहाँ पर रख दी गई है, इंस्टॉल कर दी गई है। मैं खुद जाकर इसका जायज़ा भी लिया। शिबली फराज साहब से मुलाकात भी हुई और उनसे पूछा भी इसके हवाले से, जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो अफसरान हैं और जो पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने तैयार की है। इस मशीन में एक तो कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है कोई इंटरनेट के हवाले से कि जी हैक हो सकती है, तो उनका जो अपोजिशन का पहला बुनियादी जो एतराज़ है जी कि हैकिंग हो सकती है, इलेक्शन चोरी हो सकता है, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है, ये सिर्फ उसी पोलिंग स्टेशन को डील कर रही है। फिर दूसरी बात ये है कि इस जो मशीन है इसके अंदर बहुत से सिक्योरिटी फीचर भी मैंने जाकर देखे हैं। बहुत से सिक्योरिटी फीचर इस तरह के हैं कि जो कंट्रोल पैनल है, जब वो कंट्रोल पैनल से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑथराइज करेगा वोटर को कि वो जाकर वोट कास्ट करे, जब वो अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट कास्ट कर देगा तो एक बैलेट जो है वो वाइट कलर की जो पर्ची निकलेगी, वैसे तो ग्रीन कलर का आमतौर पे होता है कौमी असम्बली के लिए, तो वो उस पर बार कोड भी होगा और उस शख्स का नाम और वो जो सिंबल है वो प्रिंट होके आएगा, वो उसको जाके बैलेट बॉक्स में डालेगा। फिर उसमें जब ये सवाल किया हमने उनसे, बल्कि हमने उनसे अपोजिशन बन के सवालात किए और हमने कहा जी ये कोई मशीन उठा कर ले जाए और ये मशीन जो है उसको पंच करता रहे और वोट कास्ट होते रहे, तो उन्होंने कहा जी इसमें एक ऐसा सिक्योरिटी फीचर रखा गया है कि इसको अगर एक खास टाइम के अंदर एक हद से ज्यादा वोट कास्ट होने लग पड़े तो ये डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, ये डीएक्टिवेट हो जाएगी और ये काम करना छोड़ देगी। और उसमें कोई ज्यादा डिले आ जाए अगर, यानी कि टाइम लिमिट सेट की गई है, कोई अनयूजुअल एक्टिविटी इसमें होने लग पड़े तो इसमें ऐसे फीचर रखे गए हैं तो ये रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगी। फिर मैंने सवाल किया जी बहुत से जो हल्के ऐसे हैं, बहुत से इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के जहां पर बिजली के इतने मसाइल हैं, ये बिजली चली गई तो फिर क्या होगा, क्या पोलिंग का अमल रुक जाएगा? उन्होंने कहा जी इसका 24 घंटे का बैकअप है इस मशीन का जी, 24 घंटे तक ये बैकअप है। फिर उन्होंने बताया कि ये जी 3 सेकंड के अंदर जब पोलिंग खत्म होगी 5 बजे, उसके बाद 3 सेकंड के अंदर रिजल्ट जनरेट हो जाएगा और होगा ये कि फॉर्म 45 चंद सेकंड्स के अंदर वो मशीन प्रिंट करेगी और उसके बाद जो प्रिजाइडिंग अफसर होगा उसका बार कोड जो होगा उस फॉर्म 45 पर उसको स्कैन करेगा। एक तो आरटीएस था ना, आरटीएस में पूरी तस्वीर लेनी पड़ती थी लेकिन उसमें फिर सर्वर पे बोझ भी आता था, इसमें कोई बोझ भी नहीं आएगा, जस्ट वो उसको स्कैन करेगा और सेकंड्स में वो रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में नतीजा चला जाएगा और उसके बाद यानी जो नतीजे अगले दिन तक नहीं आते थे वो नतायज जो हैं 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म इस मशीन ने कर देनी है। लेकिन अब जो अगला सवाल है वो ये है कि आपने आगाज भी इसे किया, अपोजिशन तो मानने को तैयार नहीं। आज क्या हुआ, आज जब हम उस मशीन का जायजा ले रहे थे और शिबली फराज साहब भी वहां पर आए, फिर वहां पे जी शाहिद हकान अब्बासी साहब गुजर रहे थे, जब उनको कहा गया कि आप आएँ और आकर देखें मशीन तो उन्होंने वहां आने से इनकार कर दिया और उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि जी ये कोई फजूल चीज है जी, हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद शेख रुहेल जो है वहां से गुजरे, उन्होंने भी बड़ी नागवारी का इजहार करते हुए वो वहां से चल दिए। इसी तरह 1-2 और जो अरकान हैं अपोजिशन के वो आए, तो यानी अपोजिशन ने यह तय कर लिया है कि इस मामले में हमने हुकूमत का साथ नहीं देना, रेजिस्ट करना है, लेकिन हुकूमत ने भी तय कर लिया है कि सादा अक्सरियत से ये कानून बनना है, इसमें कुछ चीजें डिफाइन होने वाली हैं, वो पास हो जाना है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की बाइंडिंग है। ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज कर रही है जो आप मरियम औरंगजेब ने भी बात की है कि जो प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा हो जाते हैं वो ये वोटिंग मशीन क्या उसको रोक सकेगी? देखें
प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो वोटिंग मशीन के बगैर भी अगवा हो सकते हैं ना, तो क्या अगवा हो जाते हैं तो कौन करता है? कौन ये इंतखाबी जो निज़ाम है इसको चलाता आ रहा है? ये लोग, मरियम औरंगजेब साहिबा की पार्टी ही ये पिछले को तीन दहाइयों से इलेक्शन सिस्टम को लेकर चल रही थी ना, या दूसरी जमात कौन सी थी? पीपल्स पार्टी है। तो इनको तो इस हवाले से मुतमिन होना चाहिए कि ये ठप्पा का कल्चर और ये जो अगवा करके जो ठप्पे लगा के डाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट हो सकेगा इसका। फिर एक और सवाल भी मैंने इसमें किया कि जी वो जो पर्ची निकलती है, जो बैलेट पेपर होगा, वो चूंकि प्रिंट होता है फौरी तौर पे वहां उसी मशीन में, तो वो तो एक जिस तरह एटीएम में से एक जो एक पर्ची सी आती है, तो वो तो उसका कलर खत्म हो जाता है, वो जो स्याही मिट जाती है। उन्होंने कहा जी ये 5 साल तक ये खसूसी स्याही से ये प्रिंट होगी, 5 साल तक इसका ऑडिट करने का के लिए ये अवेलेबल होगी। वो बिल्कुल वो जो ऑर्डिनरी पर्ची है उस तरह की नहीं होती। तो अगर ये सवाल फिर किया गया कि अगर मशीन में वोट ज़्यादा निकल आए और बैलेट बॉक्स से कम निकले, तो ये वो सवाल था जिस पर उन्होंने ये भी बताया शिबली फराज साहब ने कि वाकई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कानून में चीज़ों को डिफ़ाइन करना होगा, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसमें चीज़ों को डिफ़ाइन करना होगा। लेकिन ये इतने बड़े चैलेंजेस नहीं हैं। मशीन तैयार हो गई है और ये जो आगे 3-3.5 लाख मशीनें तैयार होनी हैं 2023 के इंतखाबात के लिए, ये पाकिस्तान से ही तैयार होंगी। यही इंजीनियर्स जो हैं, इन्होंने जो मॉडल बनाया है, यहीं पर ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से तैयार होंगी। कोई बैरून मुल्क की किसी कंपनी को ठेका नहीं देना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना। तो वो तमाम सवालों के जवाब। अच्छा, कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जो दावत दी गई है तमाम ये जो अपोजिशन के लोग हैं इनको भी कि वो आए, जायजा लें, क्रिटिकल क्वेश्चंस करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आकर कोई पॉजिटिवली कोई उनका रिस्पांस आज तो मुझे नजर नहीं आया। वहां से गुजरते हुए किसी ने भी दिलचस्पी नहीं ली। बहरहाल कल देखते हैं कि अपोजिशन इस पे किस तरह रिस्पांस देती है। और ये जो एक नया स्टेप लिया जा रहा है, इसके लिए कानून बनाने की भी ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अब अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ऑपोजिशन है कि जो बार बार धांधली के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बार बार एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रिजल्ट्स लेट क्यों आते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन रही है और उसके रिजल्ट्स आपको उसी वक्त आफ्टर वोटिंग, एक जो प्रोसेस हमारा चलता है शाम 5 तक, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट्स ऑन टाइम मिल रहे हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। चलो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।